This is the future. जय हिंद। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचशील समझौता क्या है या पंचशील सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता यह दो देशों के बीच हुआ था। कितने देश के बीच हुआ था? तो एक भारत और दूसरा चीन। भारत और चीन के बीच यह समझौता हुआ था। पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत कितने देश के बीच हुआ था? तो दो देश के बीच, एक भारत और चीन। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 के ये जो समझौता हुआ था, यह समझौता क्या कहलाया गया? तो पंचशील समझौता हुआ। कौन समझौता? पंचशील। और यह जो समझौता हुआ था, यह सिद्धांत जो हुआ था, हस्तक्षेप हुआ था, तो किसके? तो भारत और चीन के बीच। तो यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत कब हुआ था? तो आपको बोलेगा 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि 1954 में भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो आपको याद रखिएगा पंचशील समझौता हुआ था। अब भारत के जरिए बात किया जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के यदि प्रथम प्रधानमंत्री की यदि बात किया जाए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर हो जाएगा यहाँ पर प्यारे, एक मिनट, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू कहीं कहीं शॉर्टकट में नेहरू रहेगा प्यारे। तो आपको याद रखिए कि जब पंचशील समझौता हो रहे थे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ से थे? तो भारत के। और चीन के यदि प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाए, यहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाए, यहाँ का प्रधानमंत्री को जो है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री को प्रीमियर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रीमियर। क्या कहा जाता था? तो प्रीमियर कहा जाता था। उसका नाम था प्यारे, आपको याद रखिएगा क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री के प्रधान का क्या नाम था? तो उसका याद रखिएगा चाउन ए लाई। क्या नाम था? चाउ ए लाई। क्या नाम था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा चाउ। क्या नाम था? चाउ ए लाई। क्या था? तो चाउ ए लाई। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता में चीन के प्रधानमंत्री के क्या नाम था? तो पंचशील समझौता में चीन के प्रधानमंत्री का नाम था चाउ ए लाई। पंचशील समझौता में भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या शॉर्टकट में नेहरू। ठीक है, कभी कभी ठीक है, ये हो जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है ना, भारत और चीन के बीच हुआ था। अब देखिए ये दोनों के जो है समझौता के मुख्य वजह क्या बना था? तो आपको याद देखिएगा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, जिसे हम लोग तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तिब्बत कहते हैं। तिब्बत के लेकर अक्सर भारत और चीन के बीच युद्ध बने होते हैं। किसके लेकर के? तो सीमा रेखा जो है भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा जिसका नाम है तिब्बत के लेकर अक्सर दोनों में विवाद बने रहते थे। अक्सर किसी न किसी बातों के लेकर विवाद बना रहता था। ठीक है, अक्सर किसी न किसी दोनों को बातों के लेकर के विवाद बना रहता था। तो बोला कि देखिए भाई अक्सर दोनों के बीच लड़ाई होता है, तो एक बार क्या किया जाए कि समझौता किया जाए और समझौता कर करके फिर जो है एक बॉन्ड पेपर बना लिया जाए, एक सिद्धांत बना लिया जाए और उस पर दोनों कायम रहेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ तक आप लोग क्लियर हो जाए कि पंचशील समझौता कहे या पंचशील सिद्धांत कहे तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के चीन के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो चाउ एन लाई थे। और दोनों का जो है मतलब जो समझौता बात किन के लेकर के? तो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो तिब्बत कहते हैं। तो तिब्बत था और ये दोनों के तिब्बत के लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होते थे। अक्सर क्या होते थे? तो दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होते थे। ठीक है, तो लड़ाई
लड़ाई हो जो होते थे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पर छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए जो लड़ाई जो होता था तो दोनों का कहना क्या था कि एक क्या कहा जाए कि हम लोग क्या कहा जाए कि एक बॉन्ड बना लिया जाए। तो भारत और चीन के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री दोनों एकत्र हुए। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री एकत्र हुए, बोला कि दोनों आपस में वार्तालाप किया, बातचीत किया, बोला कि देखिए दोनों एक बॉन्ड पेपर बना लिया जाए, कल की कोई दिक्कत नहीं बना ली जाए, कल के दोनों एक दूसरे का अखंड और समानता की भावना रहेंगे, एक दूसरे से अखंड व समानता दोनों एक दूसरे से अखंड और समानता की भावना होगा। हम भी आपको अखंड रखेंगे और समान रूप से दर्जा देंगे, आप भी हमें अखंड रखेंगे, ना हम आपको सीमा रेखा छुएंगे, ना आप हमारे सीमा रेखा को छुएगा। आप भी अपने समान रहिए, आप हमको भी सम्मान देना है, हम आपको भी सम्मान देंगे, कल की कोई बात नहीं, ये बात रहेगा। अगला बोला कि आंतरिक मामले में, क्या बोला, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करेंगे, हस्तक्षेप क्या बोला, हस्तक्षेप ना करेंगे। क्या बोला कि देखिए दोनों आपस में बोला कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच सीमा रेखा रहेगा, जैसे ही भारत हो गया, ठीक है, और इधर हो गया चीन, ये भारत है प्यारे, बीच में बाउंड्री है। बोला कि आप भी अपने देश में अखंडता और समानता बनाए रखेंगे और हम भी अपने देश में अखंडता और समानता बनाए रखेंगे, कोई बाउंड्री को, बॉर्डर को नहीं छुएंगे, जिसको हम तिब्बत के क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में अक्सर। बोला कि आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप न करेंगे, हमारा देश में क्या हो रहा है, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप हमको कोई टोकटार नहीं करने वाले हैं, कल के जब हम नहीं करेंगे तो तू भी मुझे टोकटार नहीं करेंगे। मतलब डोंट लव यू एंड डोंट हेट यू, दोनों हटिंग यू एंड अपना रहेंगे यू। मतलब कहने के मतलब क्या है, बोला कि दोनों आप अलग रहो, मैं तुमको हम न, मतलब क्या कहा जाए, ना हम आपको देखकर चलेंगे, ना आप हमको देखकर चलेगा, ठीक है। तो बोला कि आप दोनों अलग अलग रहिएगा, ठीक है। तो बोला कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करेंगे, कल के ये भी बात हमें बहुत अच्छा है। अगला बोला कि दोनों के बीच क्या बोला, दोनों के बीच, ठीक है ना, मित्रता की भावना, किसकी भावना, मित्रता की भावना, दोनों के बीच मित्रता की भावना व व्यापार, दोनों के बीच व्यापार का संबंध रहेगा, दोनों के बीच व्यापार का संबंध रहेगा, व्यापार नहीं रुकेगा, दोनों के बीच जो है मित्रता रहेगा बना हुआ, आप भी हमारा दोस्त, हम भी दोस्त, दोनों भाई, ठीक है ना, इंडियन चाइनीज भाई, ठीक है। बोला कि भाई, तो बोला कि दोनों जो है मतलब मित्रता की भावना रहेगा और भाईचारा की भावना रहेगा और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध रहेगा। मतलब 5 को सिद्धांत दिया था, कितने सिद्धांत, तो 5 सिद्धांत दिया था। अगले सिद्धांत दिया था, सुनिए, दोनों के बीच बोला कि व्यापार, समानता, तो ये तो हो गया व्यापार और समानता, मित्रता की भावना बोल दिया। बोला कि दोनों एक शांतिपूर्ण, क्या बोला, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए चौथा पॉइंट होगा, बोला कि देखिए क्या कहा कि शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखेंगे, क्या बोला, कहा कि शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखेंगे, ठीक है। क्या बोला कि दोनों के बीच जो है शांतिपूर्ण स्थिति को क्या करना है, बनाए रखना है। हम अपने यदि किसी प्रकार की बात होता है तो हम अपने देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाएंगे, आप अपने देश में बनाएंगे और दोनों फिर वार्तालाप के जरिए क्या होगा, बात होगा, दोनों के बीच क्या होगा, तो वार्तालाप के जरिए क्या होगा, बात होगा, क्या होगा प्यारे, तो बोला दोनों के बीच क्या होगा, वार्तालाप के जरिए बात होगा, आप, ठीक है ना, ऐसे बात बोला, ठीक। अगला बात क्या कहा, सुनिए, अगला बात क्या था, आंतरिक मामले आक्रमण, और अगला देखिए सबसे मेन पॉइंट बोला कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण ना करेंगे, दोनों जो है ना एक दूसरे पर आक्रमण ना करेंगे। क्या कहा, आक्रमण ना करेंगे, आक्रमण क्या बोला, ना करेंगे, मतलब कहा कि ना हम आप पर आक्रमण करेंगे, ना आपको हम सीमा
को घसकाएंगे ना आप मेरे सीमा रेखा को घसकाइएगा। बोला दोनों पर आक्रमण ना करेंगे। तो ऐसे 5 सिद्धांत दिए थे और यही दोनों 5 सिद्धांत पर जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने क्या कहा, दोनों हिंदू इंडियन एंड चाइनीज भाई हाथ मिलाया और बोला कि चलो भाई 5 सिद्धांत को मानेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो आपको ये बात को पता होगा कि पंचशील समझौता, पंचशील सिद्धांत कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे, ठीक है ना। और ये जो समझौता हुआ था तिब्बत को लेकर हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो तिब्बत के लेकर हुआ था। 5 सिद्धांत के मतलब हस्तक्षेप हुआ था, इसलिए समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना गया। पहला था कि एक दूसरे पर अखंड बना रखेंगे और समानता को बना रखेंगे। कोई एक मतलब ना हम आपको तोड़ेंगे और ना आप हमको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, दोनों समान रहेंगे। कहा ठीक है। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करेंगे। कल के ना हम आपके देश में जाएंगे कुछ विवाद को लेकर लड़ने के लिए, ना आप मेरी विवाद में बोले, ये भी ठीक है। अगला वाला दोनों के बीच मित्रता की भावना बनाए रखेंगे और व्यापार संबंध शुरू रहेगा। दोनों मित्रता रहेंगे, भाईचारा रहेंगे, दोनों आपस में व्यापार करेंगे, खाएंगे पिएंगे जिएंगे, ऐश मौज करेंगे। कल के ये भी ठीक है भाई। कल के शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे। यदि किसी प्रकार की बात होता है तो हम अपने देश में शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखेगा और हम अपने देश में शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखेंगे। अगला बोला कि शांतिपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोला कि शांतिपूर्ण। अगला क्या बोला कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण ना करेंगे। तो इस प्रकार के 5 सिद्धांत और इसी सिद्धांत को पंचशील समझौता है पंचशील सिद्धांत कहा गया का। और आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और देखिए कहता है कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो दोस्त संकट में काम आते हैं। तो प्यारे आप लोग इस वीडियो को देखें, अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे दोस्त वो होते हैं जो दोस्त साथ आते हैं, साथ जाते हैं और संकट में काम आते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। This is the future. This is the future. आपको क्वेश्चन है कि सुशासन से आप क्या समझते हैं या सुशासन की सरकार क्या है। प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सर्च किया है। और चलिए हम आपको ट्रिक्स विधि से बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जुड़े हुए ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो हमारी वीडियो जो होती है अक्सर वीडियो ट्रिक्स माध्यम से होती है, जो आपको देखकर एक बारी में समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है कि सुशासन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सुशासन 2 शब्दों से बना हुआ है, सु और एक शब्द है प्यारे शासन। एक शब्द है आपका शासन, सुशासन। तो आपको याद हो गया यहाँ पर ध्यान से पूर्वक कि सुशासन में कितने शब्द है, तो सुशासन में 2 शब्द है, एक है सु और दूसरा है शासन। अब मेरी बात को समझिए प्यारे कि सु जो है, सु का यदि मन क्या कहा जाए, मीनिंग यदि किया जाए तो सु होता है सुविधा। क्या होता है, सुविधा। और जहाँ सुविधा होते हैं वहां का सारा चीज अच्छा होते हैं। क्या होते हैं, जैसे क्या कहा कहीं सड़क है, कहीं पर एयरपोर्ट है, हवाई ठीक है, रेलवे का आवागमन है, अच्छा से हॉस्पिटल है, अच्छा खासा मतलब कोर्ट कचहरी में फैसला न्याय होता हो, सरकार एकदम सब पर एकदम समान की भावना रखता हो, भ्रातृत्व की भावना रखता हो, किसी प्रकार की मतलब भेदभाव या किसी प्रकार की मतलब होता है ना कि एक ज्यादा उलझने ना होता। तो वहां पर की व्यवस्था क्या होता है, वहां की सुविधा क्या होता है, अच्छा होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोले कि सुशासन से आप क्या समझते हैं या सुशासन सरकार क्या है। तो प्यारे हमने बोला कि सुशासन का अर्थ हो, सुशासन जो 2 शब्दों से बना है, एक सु और दूसरा है शासन। सु से होता है सुविधा, सुविधा का यदि अर्थ किया जाए तो अच्छा। अब एक शब्द है प्यारे इसमें शासन, एक शब्द क्या है, तो शासन है, जिसका मीनिंग यदि कहा जाए तो अच्छी व्यवस्था, व्यवस्था यानी व्यवस्था के मतलब क्या जाए, शासन मतलब व्यवस्था, और व्यवस्था की मीनिंग यदि कहा जाए तो कानूनी व्यवस्था। कौन सा, तो कानूनी, आपको याद रखिएगा, कानूनी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। यानी कि जिस देश की, मेरी बात को समझ लीजिए, जैसे हमने बताया कि कोई देश हो गया देश और कोई राज्य हो गया राज्य। क्या हो गया, राज्य। तो देश में होते हैं केंद्र सरकार, देश में होते हैं केंद्र सरकार होते हैं, केंद्र सरकार। और राज्य में जो होते हैं, प्यारे आपको याद रखिएगा, राज्य में जो होते हैं राज्य सरकार। 1 मिनट कहाँ जाए, पेन बदल जाओ भाई, पेन बदल जाओ, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ अरे
चलिए हो चुका है। राज्य में जो होता है प्यारे आपको याद रखिएगा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। आपको एक ध्यान पूर्वक आ गया होगा। राज्य में जो होते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों होते हैं, और देश में जो होते हैं सिर्फ व सिर्फ केंद्र सरकार होते हैं। अब मान लिया जाए जी देश की बात किया जाए तो जहां की देश और राज्य को यदि मिला के बात किया जाए तो सीधा हो गया देश, क्योंकि देश के अंदर आते हैं राज्य। और जिस देश की शासन व्यवस्था क्या हो, अच्छा हो, ठीक है ना। तो अच्छा किसके लिए होता है प्यारे, तो नागरिक के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो नागरिक के लिए होता है। किसके लिए, तो नागरिक के लिए, ठीक है ना, नागरिक के लिए। अब मेरी बात को समझिए, हमने क्या बोला कि सुशासन शब्द दो शब्दों से मिला। सु जिसका अर्थ होता है सुविधा नहीं, अच्छा, शासन अनेक व्यवस्था, अनेक कानूनी व्यवस्था। तो आपको बोलेगा कि जिस देश की शासन व्यवस्था अच्छा हो, मजबूत हो, ठीक है ना, मजबूत हो, जनता को बुनियादी मतलब होता है छोटी छोटी चीज, जनता को बुनियादी चीजों से लेकर हर प्रकार की समस्याओं को तुरंत कानूनी रूप से या अन्य किसी रूप से सुलझा दिया जाता हो, जनता को किसी ज्यादा प्रकार की उलझने ना उठाना पड़ता हो, जनता जो है अमन चैन का निर्णय लेता हो। अमन चैन मतलब आराम पूर्वक किसी प्रकार की समस्या को ज्यादा झेलना ना पड़ता हो, अमन चैन का निर्णय होता हो, यानी अमन चैन से रहता हो, ठीक है ना। कहीं पर किसी प्रकार की ना तो अनहोनी घटना होता हो, जैसे बम बारूद होना, गिट्टी बारूद होना, या किसी प्रकार के हिंसात्मक घटना होना, नागरिक एकदम पूरी तरह से सुरक्षित हो, ऐसे सरकार को या ऐसे शासन व्यवस्था को हम सुशासन व्यवस्था कहेंगे। तो क्या आंसर लिख पाइएगा आप लोग लिख पाइएगा। तो हमने क्या बोले कि केंद्र में होते हैं, देश में होता है केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने राज्य में सुशासन की व्यवस्था बनाए रखते हैं, जैसे में हो गया उत्तर प्रदेश योगीनाथ। और देश में यदि बात किया जैसे भारत हो गया, अभी अपना भारत में हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने प्रधानमंत्री जो देश में सुशासन की व्यवस्था बनाए रखे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगीनाथ, वो अपने उत्तर प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था बनाए रखे हैं। वहाँ क्या है कि एक हाथे परिणाम गलत किया, एक हाथे यदि वो कुछ गलत करता है तो दूसरा हाथे उसका परिणाम तुरंत एकदम मिलता है। ऐसे व्यवस्था मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां पर की शासन व्यवस्था एकदम तुरंत मजबूत हो, दुरुस्त हो, नागरिक को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, नागरिक अमन और चैन की जिंदगी जीता हो, ठीक है ना, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है ना, ऐसे व्यवस्था को हम सुशासन व्यवस्था या सुशासन सरकार कहेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्यारे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। This is the future. This is the future. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, या भारत में विविधता का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, आप लोग हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, या भारत में, या क्वेश्चन इसी को पूछता है कि भारत में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। क्वेश्चन है कि भारत में एकता से आप क्या समझते हैं, या भारत में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो आपको हम जैसा कि बता दे प्यारे कि भारत एक विशाल देश है। हमने क्या बोला कि भारत की बात किया जाए, यदि भारत की बात किया जाए तो भारत जो है, भारत एक विशाल देश है। भारत एक क्या है प्यारे, आपको याद रखिएगा, भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है प्यारे, तो विशाल देश है। भारत कैसा देश है प्यारे, तो भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा है, तो भारत एक विशाल देश है। और विशाल देश होने के कारण यहाँ पर जो है प्यारे, यहाँ पर जो है भाषा की यदि बात किया जाए, तो पूरे भारत में
पूरे भारत में यदि भाषा की बात किया जाए तो पूरे भारत में यदि भाषा की बात किया जाए तो 453 कितनी भाषा है प्यारे? तो आपको याद रखिएगा यदि भाषा की बात किया जाए तो 453 भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। 453 भाषा बोली जाती है। कितना? तो आपको याद रखिएगा 453 भाषा बोली जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में यदि बात किया जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में यदि बात किया जाए तो भारतीय संविधान में प्यारे आपको याद रखिएगा 22 भाषा है। कितनी भाषा है भाई? 22 भाषा है। मेरी बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषा को जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन जब हो रहा था 4 भाषा को जोड़ी गई थी। कौन? तो आपको याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो वो ट्रिक्स आपको याद रखिएगा। वो ट्रिक्स आपको क्या दे दे? तो यहाँ मिटा देंगे, फिर से लिख देते हैं। तो आपको याद रखिएगा बूढ़ी मौसी। क्या था? तो आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो बूढ़ी मौसी आपको याद रखिएगा, बूढ़ी मौसी, ठीक है ना। तो मौसी से क्या हो गया यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बोस हो गया कौन? तो बोडो। कौन हो गया? तो बोडो भाषा था। बोडो कौन भाषा था? आपको याद रखिएगा बोडो एक भाषा होता है। बोडो कौन भाषा? तो बोडो। अब डोस हो गया डोगरी। कौन हो गया? तो डोगरी एक भाषा है प्यारे, डोगरी एक भाषा है। और मौस हो गया मैथिली। क्या हो गया? तो मौस हो गया मैथिली। मैथिली एक भाषा है प्यारे। और सौस हो गया संथाली। सौ से क्या हो गया प्यारे? तो आपको याद देखिएगा 100 से संथाली हो गया। 100 से क्या हो गया? तो संथाली भाषा हो गया प्यारे, संथाली, ठीक है ना। जब 92वां कौन? तो 92वां संविधान संशोधन हो रहा था। 92वां संविधान संशोधन हो रहा था तो उसमें 4 भाषा को जोड़ी गई थी। तो आपको पूछ सकता है कि 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा को जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ी गई थी। अन्य बूढ़ी मौसी, आपको याद रखिएगा बूढ़ी मौसी। बोस हो गया बोडो, ठीक है ना। ढोस हो गया डोगरी, मोस हो गया मैथिली और सोस हो गया संथाली। और यदि मूल भाषा यदि कहा जाए, आपको ये क्वेश्चन में आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आपको ट्रिक्स के लिए, फिर हम मिटा दें इसको, ठीक है। ठीक है प्यारे। यदि मूल भाषा किया जाए तो मूल भाषा है प्यारे इसमें, ठीक है ना। मूल भाषा किया जाए कि भारतीय संविधान की मूल भाषा किया जाए तो मूल भाषा 14 थी, ठीक है ना। जब पहली बार जब भाषा मतलब संविधान को लिखा गया था तो भारतीय संविधान में मूल भाषा कितना रखा गया था? तो भारतीय संविधान में मूल भाषा 14 रखा गया था, ठीक है ना। अभी 22 में कौन कौन है? तो आपको याद रखिएगा 22 में एक हो गया हिंदी, ठीक है ना। और हिंदी के बाद हो गया संस्कृत, ठीक है, संस्कृत हो गया। अभी हमने आपको बोले थे बूढ़ी मौसी सनी बोडो हो गया, ठीक है ना, बोडो हो गया। फिर मौस हो गया मैथिली हो गया, मैथिली हो गया, ठीक है ना। और बूढ़ी मौसी, मौस मैथिली का ढो से हो गया डोगरी। क्या हो गया? तो डोगरी हो गया। 100 से संथाली हो गया, ठीक है ना। 100 से संथाली हो गया, संथाली। अभी हम तुरंत इसके बताए थे बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को हमने अभी तुरंत ट्रिक्स बताए थे, डोगरी, ठीक है। उसके बाद हो गया उर्दू हो गया प्यारे, उर्दू हो गया। उर्दू में कैसे लिख देखिए, उर्दू हो गया। उसके बाद हो गया कन्नड़ हो गया। क्या हो गया प्यारे? कन्नड़ हो गया। तमिल हो गया, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया, नेपाली। ये सब प्यारी भाषा है। 22 भाषा इस प्रकार से मिलाकर कुल 22 भाषा, इस प्रकार से मिलाकर कुल भाषा कितने हैं? 22 भाषा है। तो आपको यह एक बात तो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर हो गया होगा कि भारत में कुल मिलाकर 453 भाषा बोली जाती है। भारत में कुल भाषा कितनी बोली जाती है? तो 453 भाषा बोली जाती है। और भारत में भारतीय संविधान में मूल भाषा कहा जाए तो भारतीय संविधान की मूल भाषा जो है प्यारे आपको याद लिखिएगा 14 है। और वर्तमान पूछ ले कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में प्यारे आपको याद रखिएगा 22 भाषा है, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन में कितने भाषा जोड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन में कितने भाषा जोड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ी गई थी, जिसका हमने ट्रिक्स बताया कि बूढ़ी मौसी। तो बॉस हो गया
ठीक है ना, बूढ़ी मौसी, यही ना बताए थे। तो बोस हो गया बोडो, बोस हो गया बोडो, ठीक है ना, ढोस हो गया डोगरी, डोगरी, और मोस हो गया मैथिली, और सोस हो गया संथाली। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। अब देखिए इतना प्रकार के तो है ही, साथ ही साथ यदि यहाँ की बात किया जाए, भारत की यदि बात किया जाए प्यारे, भारत की यदि बात किया जाए, चलिए यहाँ पर मेरी बात के समझ लीजिए। एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, आजा, चलिए। यदि भारत की बात किया जाए, भारत की यदि बात किया जाए प्यारे, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के धर्म है। यहाँ पर कई प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार के भाषा है, विभिन्न प्रकार की क्या है प्यारे, तो आपको आज देखिएगा विभिन्न प्रकार के भाषा है, क्या है, भाषा है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के यहाँ जाति है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर समुदाय है, लेकिन सभी धर्म अपने अपने धर्म से स्वतंत्र है, सभी भाषा अपने अपने भाषा से स्वतंत्र है, सभी जातियां अपने अपने जाति से स्वतंत्र है, सभी समुदाय अपने अपने समुदाय से स्वतंत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि राष्ट्रीय एकता की बात आता हो, जैसे राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, ठीक है ना, जैसे 15 अगस्त, किसको, तो 15 अगस्त की यदि बात किया जाए प्यारे, तो आपको ध्यान पूर्वक रखिएगा, ठीक है ना। 15 अगस्त की यदि बात किया जाए तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। राष्ट्र पर्व है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो राष्ट्र पर्व है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, जो राष्ट्र पर्व है। जब हमने क्या बोला कि जब राष्ट्र पर्व या राष्ट्र एकता की बात आती है, तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा, सभी समुदाय आपस में सब भूल जाते हैं कि हम कौन धर्म के हैं, कौन समुदाय के हैं, क्या भाषा है, क्या हमारा समुदाय है, सब भूल जाते हैं। और एक ही होता है, वो होता है भ्रातृत्व यानी भाईचारा। क्या होता है प्यारे, तो आपको याद रखिएगा, भ्रातृत्व यानी भाईचारा होते हैं, और भाईचारा के साथ हम लोग निवास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं प्यारे, तो आपको याद रखिएगा, भाईचारा के साथ हम लोग क्या करते हैं प्यारे, निवास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको समझ में ज्यादा आए, ठीक है। तो निवास करते, क्लियर, तो निवास करते, ऐसे बात होते हैं हम लोग में, ठीक है। भारत में तो आपको बोलेगा कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर कुल 193 भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान में मूल भाषाएं 14 है, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं को जोड़ी गई थी, ठीक है ना, 4 जोड़ी गई थी। जैसे हो गया डोगरी हो गया, डोडो हो गया, ठीक है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, और उसके बाद हो गया संथाली, कन्नड़, तमिल, ठीक है ना, इत्यादि भाषा है। यहाँ पर हिंदू धर्म, यहाँ पर कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की भाषा, कई प्रकार की जातियां हैं, ठीक है ना, कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के समुदाय है। लेकिन जब राष्ट्र एकता की बात आती है, तो सभी धर्म, जाति, भाषा इत्यादि को भूलकर एक राष्ट्रीय एकता के रूप में क्या होता है, एक दीवार बनकर खड़े होते हैं, और राष्ट्र की सम्मान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ पर राष्ट्र पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस या किसी प्रकार की जयंती को सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग, सभी भाषाएं के लोग स्वतंत्र रूप से उसको मानन करते हैं एवं मानते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की परिभाषा आपको लिखना प्यारे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मेन पॉइंट है। और कहते हैं कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो दोस्त को काम आते हैं। तो प्यारे अपने दोस्त को जरूर This is the future. जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में। किसके बारे में? कनिष्क के बारे में। तो हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में। किसके बारे में प्यारे? तो आपको याद रखिएगा, हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखिएगा कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। कनिष्क जो है आपको याद रखिएगा, इसका जो संबंध था प्यारे, इसका जो संबंध था, कनिष्क का जो संबंध था, तो आपको याद रखिएगा कुषाण से था। किससे? तो कुषाण से था। कुषाण वंश से आपको याद रखिएगा। किससे? तो कुषाण वंश से था। क्लियर यहाँ तक?
को कनिष्क का जो संबंध था किससे था प्यारे, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क का जो संबंध था वह कुषाण वंश से था। किससे था, तो कुषाण वंश से था। यहाँ तक तो क्लियर आपका हो गया, ये तक तो क्लियर हो गया कि कनिष्क का जो संबंध था वह कुषाण वंश से था। अब कुषाण में जो है राजा को, कुषाण में कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा कुषाण में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो देवपुत्र कहा जाता था, देवपुत्र कहा जाता था। क्लियर, कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ तक आपको पता होगा। तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि कनिष्क का संबंध किससे था, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। और कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो देवपुत्र कहा जाता था। अब देखिए कि यह जो है यह जो कुषाण वंश जो था, इसका यदि दूसरा नाम पूछे, इसका यदि दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम था प्यारे यूची तथा खरोची। क्या था, यूची तथा तोखड़ी। क्या था, तोखड़ी। क्या बोलेगा, इसका यदि दूसरा नाम पूछे तो यूची तथा तोखड़ी था। क्या था, तोखड़ी। ठीक है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से कि कुषाण वंश का दूसरा नाम क्या था, तो कुषाण वंश का दूसरा नाम था यूची तथा तोखड़ी। यूची तथा तोखड़ी, ठीक है ना। कुषाण वंश के जो है दूसरा नाम से यूची तथा तोखड़ी के नाम से भी जाना जाता था। कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो देवपुत्र कहा जाता था। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान में आपको याद रखिएगा, कुषाण वंश के यदि पिता के नाम याद रखे, पिता के यदि पूछे कि कुषाण वंश के पिता कौन था, तो आपको याद रखेगा सम्यवताविम, ऐसे बोलेगा सम्यवताविम था यहाँ पर प्यारे, सम्यवताविम कडफिसेस। क्या बोलिएगा, कडफिसेस। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखिएगा, सम्यवता कडफिसेस। आपको पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के पिता का क्या नाम था, तो विड कडफिसेस या सम्यवता कडफिसेस। यहाँ तक क्लियर, तो सम्यवता कडफिसेस, सम्यता विम कडफिसेस इनके पिता। इसको जो कौन वंश से संबंध था, तो कुषाण वंश से संबंध था। इसका दूसरा नाम यदि पूछे तो यूची तथा तोखड़ी था, ठीक है। अब रहा कि कुषाण वंश में राजा को क्या कहा जाता था, तो कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर, एक एक पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, बस बाकी सबको बैठा कर जोड़ के लिख लीजिएगा, उसका जीवनी पूरा हो जाएगा। अब देखिए कनिष्क का 2 राजधानियां था। कनिष्क के यदि राजधानी की बात किया जाए, तो कनिष्क की 2 राजधानियां था। एक था मथुरा। क्या था, मथुरा। और दूसरा था पुरुषपुर या पेशवा। क्या था, पुरुषपुर या पेशवा। एक मिनट, हाँ, पेशावर। क्या था, तो पुरुषपुर या पेशावर था। क्या था, पेशावर। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कि कनिष्क की 2 राजधानियां, कनिष्क के कितनी राजधानियां थी, तो कनिष्क की 2 राजधानियां थे। कितना, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क की 2 राजधानियां था। पहला था मथुरा। क्या था, मथुरा। दूसरा था कि पुरुषपुर। क्या था, तो आपको याद रखिएगा पुरुषपुर या पेशावर। आपको याद रखिएगा इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां था, तो कनिष्क की 2 राजधानियां थी। यहाँ तक तो क्लियर। अब एक चीज को यहाँ पर से बात को समझिएगा आप लोग हमारे प्यारे भाइयों, कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था। अशोक यानी सम्राट अशोक। कनिष्क को दूसरा सम्राट
अशोक भी कहा जाता था, अशोक भी कहा जाता था। क्लियर? यहाँ तक हमने क्या बोला कि कनिष्क को जो है दूसरा सम्राट अशोक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कनिष्क को दूसरा सम्राट अशोक? क्योंकि जितना बड़ा वैभव विशाल साम्राज्य किसका, अशोक का था, उतना थोड़ा सा, उतना ही बड़ा लेकिन थोड़ा सा छोटा किसका था, तो सम्राट कनिष्क का था। राजा कहिए या सम्राट के सम्राट कनिष्क का था। इसलिए दूसरा अशोक यदि कहा जाए तो कनिष्क को कहा जाता है, और पहला यदि विशाल सम्राट या राज्य कहा जाए तो किसका था, तो अशोक का था। आप एक चीज को यहाँ से ध्यान रखिएगा, यह जो है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क कौन सा धर्म को मानते थे, तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है प्यारे बौद्ध धर्म को मानते थे। यह जो है कौन सा धर्म को मानते थे, तो धर्म की यदि बात किया जाए प्यारे, तो धर्म की बात किया जाए यह बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। ओके, बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन, तो कनिष्क जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क जो है प्यारे बौद्ध धर्म को मानते थे। अब बौद्ध धर्म में भी कौन सा शाखा, यदि शाखा की बात किया जाए प्यारे, तो महायान, कहा, तो महायान शाखा को मानते थे। कौन, महायान शाखा, ठीक है, महायान शाखा को मानते थे। कौन सा शाखा को मानते थे, तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है पहले धर्म की यदि बात किया जाए तो धर्म में मानते थे, धर्म के मानते थे बौद्ध धर्म की। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को बात समझ में आ गया? तो कौन को, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म में भी किसको, तो महायान शाखा को मानते थे। अब आपको याद रखिएगा कि इसी का शासन काल में, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में, ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कौन सा, आपको याद रखिएगा चौथी, क्या याद रखिएगा, तो चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे। कौन सा, तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, संगीति, ठीक है ना। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चौथी बौद्ध संगीतिया किसके शासन काल में हुआ था, तो बोलेगा चौथी बौद्ध संगीतिया जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे, तो आपको याद रखिएगा कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा प्यारे कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कहा, तो कुंडल वन में। कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन में। कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन, आपको याद रखिएगा कुंडल वन, ठीक है, कुंडल वन में हुआ था। क्लियर? तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीतियां जो हुआ था, कहाँ हुआ था, तो चौथी बौद्ध संगीतियां जो हुआ था बौद्ध का, वो कुंडल वन में हुआ था। अब कुंडल वन कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा कश्मीर में है प्यारे। कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन कश्मीर में है। कुंडल वन कहाँ प्यारे, तो कुंडल वन कश्मीर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कुंडल वन कहाँ है, तो कुंडल वन कश्मीर में है। कुंडल वन में कौन सा संगीतियां हुआ था, तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां किसके शासन काल में हुआ था, तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अब इसका यदि अध्यक्ष की बात किया जाए, तो अध्यक्ष जो था आपको प्यारे, आपको याद रखिएगा अध्यक्ष जो था इसका जो अध्यक्ष जो बना था, तो आपको याद रखिएगा कौन था। इसकी यदि अध्यक्ष की बात किया जाए, अध्यक्ष की बात किया जाए तो अश्वघोष थे। कौन थे, तो अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीतिया का अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीतिया का अध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे, तो अश्वघोष थे। अब देखिए यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, एक दो ऑब्जेक्टिव और बनेगा प्यारे। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि कनिष्क का पिता का नाम, तो आपको याद रखिएगा सम्यता विम कडफिसेस। कनिष्क का किसको दूसरा अशोक कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन आएगा किसे दूसरा अशोक कहा जाता है, तो कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। किसकी दो राजधानियां थी, तो आपको याद रखिएगा
कनिष्क की 2 राजधानियां था, कनिष्क की 2 राजधानियां था प्यारे, ठीक है। कनिष्क के कितनी राजधानियां था, तो कनिष्क की 2 राजधानियां था, ओके। कनिष्क की 2 राजधानियां था, पहला था मथुरा और दूसरा था पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है ना। कनिष्क कौन धर्म को मानते थे, तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के कौन शाखा को मानते थे, शाखा पूछे तो महायान शाखा को मानते थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीतियां कहाँ हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीतियां कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था, अब आपको एक चीज को और यहाँ याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए कि सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए सोने का सिक्का किसका, तो सोने का सिक्का यदि कहा जाए प्यारे, सोने का सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए सोने का, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। सर्वाधिक सोने के सिक्का किसके शासन काल में चलाया गया था, तो आपको याद रखिएगा सर्वाधिक सोने के जो सिक्का चलाया गया था तो किसके, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में चलाया गया था। अब इसके दरबार में एक राजवेद भी रहते थे, किसके, तो राजवेद किसके दरबार में रहते थे, तो आपको याद रखिएगा राजवेद जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, किसके, तो आपको याद रखिएगा प्यारे कनिष्क के दरबार में कनिष्क के दरबार में क्या रहते थे, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में, ठीक है, एक राजवेद रहते थे। और राजवेद का यदि नाम का बात किया जाए तो उसका नाम था चड़क। क्या नाम था, तो चड़क। क्या नाम था प्यारे, तो आपको याद रखिएगा चड़क। और चरख की यदि रचना की बात किया जाए, क्या नाम था, तो आपको याद रखिएगा चरख नाम था। इनकी यदि रचना की बात किया जाए तो चरक संहिता। क्या नाम था, तो चरक संहिता नाम था। क्या नाम था, तो आपको याद रखिएगा चरक संहिता, समांसर हर्षिकारता का संहिता, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कनिष्क के दरबार में राजवेद जो रहते थे उनका क्या नाम था, तो चरक नाम था। चरक की रचना कौन है जो कनिष्क के दरबार में किया गया था, वो था चरक संहिता। चरक संहिता क्या था प्यारे, चरक संहिता। अब इसका यदि शासन काल कहा जाए प्यारे, इसका यदि शासन क्या कहा जाए, इसका यदि शासन काल कहा जाए, शासन काल यदि कहा जाए तो इसका शासन काल 78 ईस्वी से लेकर 108 ईस्वी माना जाता है। और 78 ईस्वी में ही इन्होंने राज सिंहासन, ठीक है ना, सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, राज सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। तो राज सिंहासन पर इन्होंने 78 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। इसने कब बैठा था, तो 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा था। क्लियर, यहाँ पर तक क्लियर। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के राज दरबार में कितनी राजधानी थी, कनिष्क किस वंश का शासक है, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश का दूसरा नाम क्या है, तो कुषाण वंश का दूसरा नाम युची या क्या नाम है, युची या तोखड़ी है। कुषाण वंश में राजा को क्या कहा जाता था, तो कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे, तो आपको याद रखिएगा कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था, ठीक है। अब उसको फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क जो है, कनिष्क किस धर्म से संबंध था, तो कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म से था प्यारे, बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म को कौन सा शाखा का मानता था, तो आपको याद रखिएगा बौद्ध धर्म का महायान शाखा को मानता था। इसके शासन काल में कौन सी संगीतियां हुआ था, बौद्धिक संगीतियां, तो इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासन में काल में चला था, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके, तो कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके प्यारे, तो कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके राज दरबार में
विख्यात राजवेद रहा करते थे। तो आपको याद रखिएगा, कनिष्क के राज दरबार में विख्यात राजवेद रहा करते थे, जिनका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। चरक की रचना चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। चरक की रचना चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक था इनके जीवनी के बारे में। अब इनकी जो है, अब इनका जो है क्या कहा जाए, इनकी जो है उसके बारे में यदि बात किया जाए, एक मिनट इसको थोड़ा से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, रात्रि की समय है और अकेला जो है वीडियो को शूट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा, आप लोग जो है प्यारे स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके उपलब्धियां के बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के लिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसकी उपलब्धियां के बारे में बताते हैं, उपलब्धियां के बारे में